सो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वंस अगेन। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आपके पूरे पार्टनरशिप सीरीज का सबसे आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ये, बट सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाजे से है, इसका मार्क्स का वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। आप ये मान के चलो कि 8 से 10 मार्क्स इससे आते ही आते हैं, पर ये सबसे आसान चैप्टर है। सबसे कम मेहनत आपको इस चैप्टर में करना है। बहुत लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कॉन्सेप्ट भी बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर का लिंक पीछे के चैप्टर से नहीं है। अगर आपको रेशियो नहीं आता, गुडविल का नहीं आता, तो भी आप इस चैप्टर को अच्छे से बना सकते हो। इसलिए जो बच्चे वीक है, जिनका अकाउंट्स अच्छा नहीं है, उनके लिए चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ठीक है, इसको समझना भी आसान है, एग्जाम में इसको बनाना भी आसान है। आपका इससे क्वेश्चन अगर आया तो बहुत कम चांस है कि आप गलती करोगे। अगर एक बार भी पढ़ रखे हो तो एग्जाम में बना के आओगे। तो आई होप इसको आप ध्यान से देखना, इस पूरे वीडियो को। मैंने इसमें सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, डिसोल्यूशन से जितना भी टॉपिक है वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन है इसका, जहां से कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो आपको थ्योरी भी आना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान देना मेरी बात पे, हम पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनरशिप के आपस का रिलेशन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पीएसआर बदल जाए तो ये भी डिसोल्यूशन कहलाता है, बट पार्टनरशिप का। अगर एडमिशन हो जाए तो भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। रिटायरमेंट या डेथ हो जाए तो भी हो जाता है। पर इन केसेस में बिजनेस बंद नहीं होता, बस पार्टनर के बीच का आपस का रिलेशन है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। बट ये जो चैप्टर हम लोग जो करने वाले हैं, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो जाएगा, हिंदी में कहते हैं उसको विघटन, खत्म हो जाएगा। देखो इसका बुक में मीनिंग क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ बिजनेस ऑफ अ फर्म is closed down and the firm comes to an end, it is termed as dissolution of partnership firm. On dissolution, the assets of the firm are sold and liabilities are paid off. एक लॉजिकल सी बात है, जब बिजनेस बंद होगा तो सारे एसेट्स को बेचोगे। सबसे पहले एसेट्स बेचोगे, पैसे आएंगे, उससे लाइबिलिटी को पेमेंट करोगे। लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी। उसके बाद जो अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो किसको पे करोगे? पार्टनर्स को, उनका अकाउंट सेटल करने के लिए, सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल। तो इसको मैंने एक टेबलर फॉर्म में आपको दिखा दिया है, आप देख लो मीनिंग। यहाँ पे आप देख लो, फॉर्म के केस में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो उस केस में क्या होता है? बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा, फर्म कम्स टू एन एंड, इसको कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप की बात करूं तो यहाँ पे बिजनेस रिलेशन बदल जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, बट फर्म कंटिन्यू करता है अपने बिजनेस को, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोर्ट इंटरवेंशन, इसके रिगार्डिंग बात करें तो देखो, फर्म को बंद किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, वो हम लोग देखेंगे किस केस में होता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट इंटरवेन नहीं करता, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात, आपस की बात है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप के थ्रू अगर बात करें उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के बीच का जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है, एंड। बट इस वाले केस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो खत्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू करता है, बट एक चेंज फॉर्म में, बदले हुए रूप में। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस की बात करें तो पहले वाले केस में बिजनेस खत्म हो जाएगा, दूसरे वाले केस में बिजनेस चलता है, बिजनेस खत्म नहीं होता। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में एसेट्स रियलाइज होते हैं तो उसको बेचते हैं, पैसे रिकवर करते हैं, लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं, और जो बैलेंस होता है उससे पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल करते हैं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के फॉर्म में आपको याद होगा हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते थे, एसेट्स को रीवैल्यू और लाइबिलिटी को रीअसेस करते थे।
और उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट लॉस होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे ऑल पार्टनर पर बेसिकली आप इसको ओल्ड कहना, ठीक है। मैक्स मेनली हम लोग ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कभी कभी ये भी थ्योरी में आ सकता है। तो देखो एक्ट के हिसाब से जो मोड्स है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 40 की बात करें तो पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिजनेस को डिसॉल्व किया जा सकता है, या फिर कंपलसरी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। कंपलसरी कब डिसॉल्व होगा, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे एक को छोड़ के। तो पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कम से कम दो चाहिए, जब सारे डिसॉल्व हो गए एक को छोड़ के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कंपलसरी बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, या आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, गैर कानूनी हो जाए, लॉ में चेंजेस आ गया और आपके बिजनेस को गैर कानूनी कर दिया, तो ये बंद हो जाएगा। या फिर ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसा घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए उसके वजह से, जैसे किसी पार्टनरशिप का डेथ हो जाए, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर था, या मान लो दो पार्टनर थे उसमें से एक का डेथ हो गया तो बंद हो जाएगा। या मान लीजिए जो जिस पर्पस के लिए या जिस टेन्योर के लिए आपका पार्टनरशिप फॉर्म हुआ था वो टेन्योर खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया तो बंद हो जाएगा। या किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए हुआ था वो वेंचर कंप्लीट हो गया तो बंद हो जाएगा। या अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी बंद हो सकता है, बशर्ते उसके इंसॉल्वेंट होने से पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है उस पर खतरा हो जाए, ठीक है। एक होता है कैटेगरी बाय नोटिस का, नोटिस देके पार्टनरशिप को बंद किया जाए। कोई भी पार्टनर चाहे तो सारे पार्टनर को सिंपली नोटिस सर्व करके पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकता है, पर ये सब में नहीं होता, ये उस पार्टनरशिप में होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है एट विल पे, जहां पे ये आजादी होती है कि कोई एक पार्टनर सारों को एक नोटिस देके पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकता है। और लास्ट है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट भी चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, बट ऐसे ही नहीं, कुछ कंडीशंस है, उसमें से कुछ को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे मान लो पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का हो जाए, ठीक है, उससे दिक्कतें आ रही हैं तो बंद कर देगा। या परमानेंटली इनकैपेसिटेड हो जाए, मतलब कि वो कुछ करने योग्य ना रहे तो भी बंद कर सकता है। अगर कोई पार्टनर गिल्टी पाया गया किसी मिसकंडक्ट में, मतलब इलीगल एक्टिविटी वगैरह में, ठीक है, तो भी बंद कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट वगैरह था उसका ब्रीच कर दिया, ब्रीच मतलब तोड़ना, कोई एग्रीमेंट हुआ था और उसको आपने तोड़ दिया तो बंद किया जा सकता है। और एक लास्ट पॉइंट है जस्ट एंड इक्विटेबल का। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब अगर कोर्ट को लगता है किसी भी कारण से, उनको बस ये लगता है कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आपका पार्टनरशिप बिजनेस सही नहीं है, तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे आपके बिजनेस को बंद किया जा सकता है। तो ये छोटा मोटा पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। मान लो एमसीक्यू में आ गया, थ्योरी में आ गया तो बता पाओ। अब बिजनेस तो बंद हो गया, पर बिजनेस बंद होने के बाद सारे अकाउंट्स को सेटल करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इनफैक्ट इसी का अकाउंटिंग हम लोग को यहाँ पे सीखना है। तो देखिए सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इज एज फॉलोज। अब देखो अकाउंट सेटल अपनी मर्जी से आप नहीं करोगे, उसके लिए भी एक लॉ है कि किसको पहले पेमेंट करना है किसको बाद में, मतलब सबके पेमेंट का भी एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर दिया हुआ है लॉ के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है। तो चलिए उसे क्या बोलता है लॉ में वो देखें पहले। तो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली if necessary will be realized from the partners in their profit sharing ratio। ठीक है, ये पैटर्न बता दिया कि पहले किसको पेमेंट करना है, तो कैपिटल को या जो लॉस हुआ उन सबको, उसके बाद आगे देखते हैं। अमाउंट, यहां से मेन आपको यहां समझना, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर। मान लो किसी पार्टनर का पैसा बाकी था तो उससे भी पैसे ले, बस जहां जहां से पैसे आ सकते हैं एसेट्स को बेच के या पार्टनर से रिकवर करके, जहां जहां से पैसे आ सकते हैं पहले वो सारे पैसे को इकट्ठा करो, फिर उसको इस्तेमाल करो इस तरीके से, इन अ मैनर एंड ऑर्डर जो लॉ में दिया हुआ है। क्या ऑर्डर है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेटर को पेमेंट करोगे, जो बाहरी लोग हैं उनको पहले पेमेंट करोगे। उसके बाद अगर बच जाएगा
तो जो लोन्स हैं, एडवांसेस हैं पार्टनर के, वो पेमेंट होगा। पार्टनर दो तरीके से पैसा लगाता है, एक बाय वे ऑफ लोन, दूसरा बाय वे ऑफ कैपिटल। तो यहाँ बाय वे ऑफ लोन की बात हो रही है, कैपिटल की नहीं। उसके बाद भी अगर बच जाता है तो पार्टनर के कैपिटल को, मतलब सीक्वेंस समझ रहे हो, पहले आउटसाइडर का नंबर आया, उसका पेमेंट हो गया, तो पार्टनर्स के लोन का नंबर आया, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल का। उसके बाद भी अगर कुछ पैसे बचते हैं तो बाकी पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस दिया गया है। अब इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, तो हम लोग को मेनली यही सीखना है, वो तो थ्योरी पार्ट था। तो देखो इसमें क्या क्या अकाउंट आपको सीखना है, तो टोटली पांच चीजें जो हम लोग को सीखना है। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा लोन बाय फर्म टू पार्टनर, तीसरा लोन बाय पार्टनर टू फर्म। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इनके टाइम पे हम लोग बात करेंगे। चौथा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में, उसको बनाना आना चाहिए क्योंकि उनका अकाउंट सेटल करना होगा आपको। और लास्ट, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनता है क्योंकि बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो बैलेंस शीट बनेगा नहीं, तो उसके जगह पे क्या बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर मैच कर गया तो आपका अकाउंट्स, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सही बना है। क्योंकि ये लास्ट में क्या हो जाना चाहिए, नील हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे पैसे तो बढ़ जाने, कुछ बचना तो है नहीं क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है। तो कैश और बैंक अकाउंट लास्ट में हमेशा नील होगा, याद रखना। तो चलिए सबसे पहले आपको वन बाय वन सारी एंट्री को देख लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए क्या एंट्री है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो आप ऐसे समझो, रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली एक पर्सन है, एक आदमी है, एक एजेंट है, एक वेंडर है, जो कहता है कि बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो मैं फॉलो कर दूंगा, उसके बदले में कुछ फीस भी चार्ज करता है, उसको कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर या रियलाइजर। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को सारा एसेट्स और सारा लायबिलिटी पहले उसके नाम पे ट्रांसफर करना होता है। पहला स्टेप तो ये होता है। दूसरा स्टेप, वो सारे एसेट्स को बेचता है और वही उसी पैसे से लायबिलिटी को भी पेमेंट करता है, और अगर इसमें कुछ प्रॉफिट लॉस आ गया तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और अपना कमीशन इन सब के लिए चार्ज करता है। ये काम कोई बाहरी आदमी भी कर सकता है, कोई CS उन लोग को भी करवा सकते हैं आप उन लोग से भी, या कोई अपने फर्म का कोई पार्टनर भी ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कि ये एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करेगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, a realization account is opened for disposing of all assets of the firm and making payment to all creditors, मतलब liabilities। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, याद रखना ये नॉमिनल अकाउंट है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सच एन अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। प्रॉफिट तब होगा जब एसेट्स को बेच के ज्यादा पैसा मिला और लाइबिलिटी को कम पेमेंट करना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी को ज्यादा पेमेंट करना है, एसेट्स को बेच के कम पैसा मिला लाइबिलिटी से, तो लॉस हो जाएगा। इसका एंट्रीज क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला एंट्री एसेट्स को क्लोज करने का, क्लोज का मतलब पहला एंट्री हम लोग करेंगे ट्रांसफर करने का। बिजनेस से एसेट लोगे और रियलाइजर को दोगे ताकि वो आगे प्रोसेस कर सके। तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे, तो बिजनेस के बुक्स में अब एसेट्स खत्म हो जाएगा, तो एसेट्स को, सारे एसेट्स को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्योंकि अब रियलाइजेशन का काम है उस एसेट्स को बेचना। तो ये बेसिकली एक ट्रांसफरिंग एंट्री है जहां पे हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। पर यहां पे कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना, आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर्ड। लॉजिकल सी बात है, ऐसा एसेट जिसको बेच के पैसा मिलेगा ही नहीं, उसको ट्रांसफर करके भी कोई फायदा नहीं। जैसे फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जो नाम के लिए बस एसेट है, उसमें कुछ होता नहीं। जैसे कि मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, इन सबको एसेट साइड में शो जरूर करते हैं पर इसको बेच के कुछ पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। या PL अकाउंट का एक्यूमुलेटेड लॉस, ये सब एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। डेबिट बैलेंस ऑफ PL, deferred revenue expenditure like advertisement suspense are not included in the definition of assets
एंड इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कहाँ जाता है? तो ये सब चीज जाता है सीधा का सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, कौन सा? डेबिट बैलेंस लॉस वाला, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर वो है तो वो। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप ये भी याद रखना, कैश या बैंक अगर इनका बैलेंस दिया हुआ है तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। क्यों क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कैश और बैंक को क्यों ट्रांसफर करोगे आप? उसको बेचोगे थोड़ी ना, वो तो खुद ही कैश बैंक है। हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वो बेच के कैश में कन्वर्ट करे। तो कैश में तो जो खुद ही कन्वर्टेड है उसको तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तो कैश और बैंक भी नहीं जाता है। चलिए आगे देखें। इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, एंड इट्स ग्रॉस फिगर, ठीक है, एंड सच प्रोविजन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोला, ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपको, आप सिंपली समझ लो। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा एसेट्स है आपके पास जिसके अगेंस्ट प्रोविजन भी क्रिएटेड है, तो वहां पे आप ध्यान रखना उस एसेट्स को और उसके प्रोविजन को, दोनों को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। जैसे मान लो अगर ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तो इस रियलाइजेशन अकाउंट में, इसको मैं दिखा देता हूं आपको बना के। जैसे मान लो अगर ये रियलाइजेशन अकाउंट है, अब इसका फॉर्मेट भी देखेंगे हम लोग। रियलाइजेशन अकाउंट है तो इसके डेबिट साइड में वो एसेट जाएगा, जैसे मान लो डेटर है तो डेटर जाएगा, ठीक है, और उसी के अपोजिट क्रेडिट साइड में उसका प्रोविजन भी जाएगा अपने ग्रॉस अमाउंट में। ग्रॉस अमाउंट का मतलब, मान लो डेटर का वैल्यू 10,000 था तो डेटर 10,000 दिखेगा, और प्रोविजन में मान लो 2,000 थे तो प्रोविजन अलग से 2,000 आप दिखा देना क्रेडिट साइड में। ये ऑटोमेटिकली आपस में एडजस्ट हो जाएगा, बट ये सारा जाएगा अपने ग्रॉस वैल्यू पे जाएगा। नेट करके मत दिखा देना कि दोनों को सर माइनस कर देते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा 10 के जगह पे 8,000 भेज देते हैं, ये मत करना, और इसको भेजने नहीं भेजते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको दोनों ट्रांसफर करना है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे देखें। वही यहाँ एंट्री पे दिखाया है, रियलाइजेशन टू डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रियलाइजेशन। एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। आगे देखें। फॉलोइंग एंट्रीज पास फॉर ट्रांसफर ऑफ सच प्रोविजन। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हो सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन सबको भेज सकते हो टू रियलाइजेशन करके। अच्छा देखो यहाँ मैंने लिख ही दिया स्पेसिफिकली थर्ड नंबर कि कैश एंड बैंक अकाउंट, देखो यहाँ लिख दिया है कैश एंड बैंक अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, एसेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे भेजना है आपको, ठीक है। ट्रांसफर करोगे बुक वैल्यू पे, रियलाइज करोगे मार्केट वैल्यू पे जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। चलो ये तो मोटी मोटी बातें थी जो एसेट्स में आपके काम का था। लायबिलिटी में क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है तो वो भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। देखिए लायबिलिटी कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो लायबिलिटी को ट्रांसफर करो तो खत्म हो जाएगा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है वो डेबिट हो जाता है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री पास करोगे। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान रखना है, वो देखिए यहाँ मैंने नोट कर दिया है। सबसे पहले only those liabilities which relate to third parties are transferred। कहने का मतलब है बाहरी लायबिलिटी को ही ट्रांसफर करोगे, घर के लायबिलिटी को नहीं। जैसे पार्टनर का जो लायबिलिटी है वो ट्रांसफर नहीं होगा, जो आउटसाइडर्स है उनका ट्रांसफर होगा। सच एज क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, अदर आउटसाइड लोन या प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी फंड भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या पार्टनर्स वाइफ लोन। अच्छा ये ध्यान रखना, पार्टनर अलग है, उसकी वाइफ का लोन अलग है, तो पार्टनर्स वाइफ आउटसाइडर माना जाएगा। पार्टनर्स लोन के बारे में भी हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट में।
अगर पार्टनर्स लोन की बात करोगे तो देखो पार्टनर्स लोन को ना बीच बीच का माना गया है, ना तो वो कंप्लीट आउटसाइड है ना कंप्लीट इनसाइड है। तो उसके लिए ना आप एक अलग छोटा सा लेजर बनाओगे और उसका अलग से पेमेंट करोगे। आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के बाद उसका सेकंड प्रेफरेंस आता है, उसका पेमेंट उसके बाद होता है। इसलिए उसको रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर किया था, उसके लिए एक सेपरेट लेजर बनता है, इसके बाद कैपिटल का पेमेंट होता है। तो वही बात यहाँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। Partners loan account are prepared and paid off separately. This is because partners loan is to be paid after payment of outside liability, but before payment of partners capital. समझ गए आप लोग? इसलिए इसका अलग अलग और सेपरेट अकाउंट बनाना जरूरी होता है। अब कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स वगैरह है, उनका क्या करेंगे? जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये ओनर्स फंड है, उसी का पार्ट होता है। तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा? तो ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में। इसका एंट्री यही है, सारे रिजर्व को डेबिट कर दोगे खत्म करने के लिए और कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। यहाँ पे एक बात और याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोला जाए, मान लो लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला कि कितना पेमेंट करना है उसको, तो आप हमेशा उसको फुल पेमेंट करना, ठीक है, बुक वैल्यू पे ही पेमेंट करना। चलिए आगे देखें। जब तीसरा स्टेप एसेट ट्रांसफर हो गया, पहला स्टेप, दूसरा लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया, अब एसेट्स को बेचेंगे। तो तीसरा स्टेप है एसेट्स को बेचने का। तो एसेट्स को जब बेचोगे पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री हो? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एसेट पार्टनर लेके चला जाता है तो क्या एंट्री होगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसे कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू अ क्रेडिटर इन पार्ट और फुल पेमेंट, अगर मान लो कोई एसेट्स को किसी लायबिलिटी को दे दिया जाता है, आउटसाइडर लायबिलिटी को, और वो आपस में सेट ऑफ हो जाता है, तब क्या एंट्री होगा? The agreed amount of the asset is deducted from the claim of creditor and balance is paid to him. No entry is passed to the transfer of asset to the creditor. अगर कोई क्रेडिटर कोई डेटर ले लेता है या कोई एसेट्स ले लेता है तो उसके लिए एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कोई एसेट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में ना, तो एसेट खत्म हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है। जैसे इसका आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा दूँ। जैसे मान लो मैंने एक क्रेडिटर ट्रांसफर किया, तो क्रेडिटर डेबिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये एंट्री बन जाता है। ठीक है। वैसे ही एक डेटर ट्रांसफर किया तो उसका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब क्या हुआ? डेटर बोला, ये सॉरी क्रेडिटर बोला कि मैं डेटर को मुझे दे दो, मुझे लोन का पेमेंट मत करो, मुझे डेटर दे दो। तो अगर आपने डेटर दे दिया क्रेडिटर को उसको पैसे के बदले में, तो एंट्री क्या बनेगा? क्रेडिटर तो खत्म हो चुका है, डेटर भी खत्म हो चुका है, तो क्या बच गया? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री बनेगा लॉजिकली इसका रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा। इसलिए इसका एंट्री किया ही नहीं जाता है क्योंकि वो आपस में ही कंपनसेट मर्ज कर गया, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए बोला गया है कि अगर कोई लायबिलिटी कोई एसेट ले जाता है तो आप उसका एंट्री मत करो, जरूरत नहीं है करने की। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया नो एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द क्रेडिटर, ये याद रखना। अब इसका एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल, if the amount due to creditor is 1 lakh and agree to take stock to the book value of 80,000 at 70,000 and balance in cash, वो बदले में अपने एक एसेट ले लेता है, 1 लाख का क्लेम था, एक एसेट लिया बदले में और बाकी बोला कि उनको पैसा दे देना। पर उस एसेट का बुक वैल्यू 80,000 था, उसने वैल्यूएशन लगाया 70,000, तो 1 लाख का क्लेम था, 70,000 का एसेट्स एडजस्ट कर लेंगे तो बचा कितना? 30,000। तो वो 30,000 आप पेमेंट करोगे तो एंट्री सिर्फ 30,000 का होगा, वो 70,000 आपस में एडजस्ट कर जाएगा, उसका एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? तो एग्जाम्पल याद रखना, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखें।
कुछ सीबीएसई का गाइडलाइन है, उसको भी ध्यान रखना है आपको। वो क्या कहता है देखिए जरा। ये कहता है एज पर द न्यू सीबीएसई गाइडलाइन इफ नथिंग स्टेटेड अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एसेट देन tangible assets will be assumed to have realized at book value। ये दैट इज है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये है दैट इज मतलब आई डॉट ई, दैट इज है, दैट इज द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। बुक वैल्यू पे आपको लेना है कि जितना उसका वैल्यू था उतना ही पैसा मिला होगा। एग्जाम्पल टैंजिबल एसेट्स का जानते ही हो, कैश, बैंक, तो ये तो बिकता है नहीं, इसको इग्नोर ही करूँ। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब चीज़ें जितना वैल्यू बोला है उतना ही मान के चलो मिल गया होगा, अगर क्वेश्चन उसके रियलाइजेशन का वैल्यू नहीं दिया है तो। लेकिन इनटैंजिबल में बातें अलग है। इनटैंजिबल एसेट्स में क्या बोला गया है कि इनटैंजिबल एसेट्स में अगर कुछ ना बोला जाए तो अज्यूम क्या करोगे, दैट इट हैव रियलाइज्ड नो वैल्यू, मतलब नील वैल्यू मिला है इसका। इसका वैल्यू देगा तो ही लेंगे, नहीं तो इसको नील मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें इसका एग्जांपल है। वैल्यू देगा तो लेंगे, नहीं तो उसका वैल्यू कितना मानेंगे, नील। क्लियर। चलिए आउटसाइड लायबिलिटी का जब पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री क्या करते हैं। तो आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट करोगे कैश में तो सिंपली एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कोई पार्टनर तैयार होता है लेने को आउटसाइड लायबिलिटी तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी तो जैसा मैंने आपको कहा था इट हैज टू बी पेड आउट इन फुल, पूरा वैल्यू दोगे जितना बुक वैल्यू है, मान के चलोगे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे, जिसपे हमारा काम होगा आगे, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस से रिलेटेड। देखो जो भी एक्सपेंसेस है उसका अगर पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, ये देख लेते हैं। तो फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये जो प्रोसेस है इन सबको करने में जो खर्चा होगा, कमीशन या जो भी एक्सपेंस है उसके लिए क्या एंट्री होता है। तो उसमें कुछ केसेस बनते हैं, कुछ वो सारे केसेस वन बाय वन आपको आना चाहिए। तो अगर मान लो ये एक्सपेंस फर्म ने पे किया, अब यहाँ पे दो बात याद रखना, पे कौन कर रहा है और बियर कौन किया है, कौन पेड किया है और कौन बॉन्ड कर रहा है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। पे कौन कर रहा है और बॉन्ड कौन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, फर्म, और कुछ नहीं बोला तो अज्यूम करेंगे बॉन्ड भी वही कर रहा है। तो जब भी फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करता है ना और पे करता है तो उसके जगह पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, और पेमेंट किससे कर रहा है, कैश या बैंक में, तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। अगर एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन पेड कर रहा है पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, बिहाफ का मतलब बियर कौन करेगा, फर्म बियर करेगा, मतलब उसके हिस्से का खर्चा था, तो है तो ये एक्सपेंस फर्म के लिए, पर पेमेंट कौन किया, पार्टनर। फर्म तो पे नहीं किया, तो फर्म इन फ्यूचर वो पैसा किसको पे करेगा, पार्टनर को। कैसे, तो उसके कैपिटल के थ्रू पे कर देगा। तो यहाँ पे फर्म अपने बुक में क्या एंट्री करता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जितना एक्सपेंस था वो रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा देगा, और पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करता है, क्योंकि पार्टनर ने उसकी जगह पेमेंट कर दिया ना, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा केस, अगर फर्म हैज एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस, बियर कौन कर रहा है, पार्टनर। अब ऐसा तय हो गया कि पार्टनर ने कहा कि मैं रियलाइजेशन करवा दूंगा, फर्म ने कहा ठीक है, और बदले में फर्म ने कहा कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा, पार्टनर ने हाँ कर दी। अब पार्टनर कितना पे करता है, कैसे पे करता है, उससे उसको मतलब नहीं है, जितना पे बात तय हुआ है फर्म उतना ही एक्सपेंस मानेगा, उतना ही रिकॉर्ड करेगा। देखिए पार्टनर क्या पे किया वो पार्टनर समझे, हम अपने बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे उतना ही जितना हम लोगों ने एग्री किया है, एग्रीमेंट में जितना अमाउंट तय हुआ है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे बॉन्ड कर रहा है पार्टनर, पे कर रहा है फर्म। पार्टनर को पेमेंट करना था पर वो अवेलेबल नहीं था, तो फर्म ने पे कर दिया उसके जगह पे अपने बुक्स में से, अपने ये बिजनेस में से। तो वो क्या एंट्री करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा पैसा, और क्योंकि वो पेमेंट किया है तो टू कैश बैक। चलिए अगर मान लीजिए
कोई एंट्री नहीं होता। कब नहीं होता है? अगर एक्सपेंसेस पार्टनर पे भी कर रहा है और बियर भी कर रहा है। तो जब पार्टनर ही पे कर रहा है, पार्टनर ही बियर कर रहा है, तो उस केस में हमको एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ तक आके आपका एडजस्टमेंट का जितना एंट्री था वो सब हो गया। यहाँ पे एक नोट है, वो भी देख लीजिए। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आप हमेशा क्या अज्यूम करोगे कि फर्म हैज मेट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। किसने मेट किया है? फर्म। ठीक है, चलिए यहाँ तक आके आपका ये सारा जर्नल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दो इलस्ट्रेशन है वो देखेंगे। ठीक है।